गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेल एंड बैटरीज के चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर ध्यान देंगे। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग देख पा रहे हैं पहले नंबर पर क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी कौन सा डिवाइस धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन पे ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है फोटोवोल्टेइक सेल, ऑप्शन बी लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ऑप्शन सी लाइट एमिटिंग डायोड और ऑप्शन डी है लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। तो हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। तो पहला जो है हमारा फोटोवोल्टेइक सेल, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि फोटोवोल्टेइक सेल ही धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका ऑप्शन पहला ए सही होगा। दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसका काम धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलना नहीं है। और तीसरा है लाइट एमिटिंग डायोड। तीसरा जो हमारा है लाइट एमिटिंग डायोड, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एलईडी कहते हैं, ये प्रकाश का उत्सर्जन करता है। और चौथा है लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर वो होता है जो लाइट पे यानी प्रकाश पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फोटोवोल्टेइक सेल। दूसरे पे ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। जो हमारे सेकेंडरी सेल होते हैं वो किस नियम पर कार्य करते हैं। पहला है लेंज का नियम, दूसरा है जूल का नियम, तीसरा है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम और चौथा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। लेंज का नियम द्वितीयक सेल में यूज नहीं होता है, न ही जूल का नियम होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है फैराडे के विद्युत अपघटन नियम, यही सेल में यूज होते हैं, अतः ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, यही सूत्र यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इसका सही सूत्र क्या है, M = ZIT, ये ऑप्शन बी पर है, यही आपका सही आंसर होगा। M = ZIT। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन बी सही है, इसमें M क्या है, इसमें M है द्रव्यमान, Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा और T क्या है, समय, टाइम। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। बैटरी की क्षमता, बैटरी की जो कैपेसिटी होती है, तो आइए हम लोग ऑप्शन पर फोकस करते हैं। पहला है वोल्ट, दूसरा है वाट, तीसरा है वोल्ट एम्पियर और चौथा है एम्पियर हावर। देखिए आप लोग सुने होंगे बैटरी जो हमारी होती है वो एएच क्षमता पर डिपेंड करती है। एएच क्षमता यानी एम्पियर हावर, इसी पे हमारी बैटरी की क्षमता बताई जाती है। जैसे कोई बैटरी 10 AH या 20 AH की होती है, जैसे हमारी फ़ोन की बैटरी mAh में हम लोग इसकी गणना करते हैं। m का मतलब वो हो जाता है मिली, ए का मतलब है एम्पियर हावर, AH का मतलब एम्पियर हावर। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा, एम्पियर हावर। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। ठीक, तो ये जो हमारी जो सेकेंडरी सेल होती है, जिनमें जो प्रमुख है लेड एसिड सेल, ये इसमें 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला है बकलिंग, दूसरा है स्थानीय क्रिया, तीसरा है आंशिक लघुपतन और चौथा है कठोर सल्फेशन। तो इन चारों दोषों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है जो हमारा
बकलिंग। बकलिंग दोस्त तब होता है जब हम किसी बैटरी को उच्च एम्पियर धारा से चार्ज करते हैं तो इसकी प्लेटें जो मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा। और जो हमारा स्थानीय क्रिया दोष होता है वह इस प्रकार होता है कि जल में कुछ प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। वो अशुद्धियाँ धीरे धीरे प्लेट में नीचे जमा होने लगती हैं और वो प्लेटों को शॉर्ट सर्किट कर सकती हैं। तो ये स्थानीय क्रिया होती है। और तीसरा है आंशिक लघुपतन, यानी कि जब बैटरी आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए, पार्शियल शॉर्ट, उस प्रकार आंशिक लघुपतन होता है। और ऑप्शन डी है कठोर सल्फेशन। जब बैटरी को काफ़ी दिन तक हम लोग चार्ज नहीं करते हैं, ऐसे ही बैटरी को निष्प्रभाव रख दिया जाता है तो उसके प्लेटों पर जो सल्फेशन होता है वो चढ़ने लगता है और धीरे धीरे यह कठोर हो जाता है। तो ये इसका ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश का मात्रक क्या है, यही पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी है कूलाम। तो हमारा जो आवेश है यानी चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट है कूलाम। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी पर है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? लिथियम सेल, तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग 1.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट और ऑप्शन डी है 2.5 वोल्ट। तो लिथियम सेल जो हमारी मोबाइल वगैरह की बैटरी में यूज होती है, मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में जो बैटरी यूज होती है उसका निर्गत वोल्टेज 2.5 वोल्ट होता है। यह ऑप्शन हमारा डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? देखिए, जैसे कि कोई बैटरी होती है उसे कम ही समय में बहुत तेज़ी से अगर हमें चार्ज करना हो तो कौन सी विधि अपनाएंगे? ये 4 विधियां हैं। प्रारंभिक आवेश, बूस्ट आवेश, तीसरा है ट्रिकल आवेश और चौथा है फ्रेशनिंग चार्ज। ठीक है, तो हमारा जो प्रारंभिक आवेश है इससे बैटरी कम समय में उच्च दर से चार्ज नहीं होती है। दूसरा हमारा बूस्ट आवेश है। बूस्ट आवेश के द्वारा ही हम लोग बैटरी को अधिक तेज़ी से चार्ज कर सकते हैं। यह ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रिकल आवेश का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब बैटरी को अगर मान लीजिए काफ़ी लंबे समय तक रखा गया हो, चार्ज या डिस्चार्ज न किया गया हो, तब इस विधि का उपयोग करते हैं। और फ्रेशनिंग चार्ज तब होती है जब नई नई बैटरी बनाई जाती है और उसको चार्ज किया जाता है। तो क्वेश्चन 9 है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? 9वां क्वेश्चन है ये। पहला हम लोग देखेंगे तो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में इसमें पूछ रहा है। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड और तीसरा है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमारा जो कार्बन जस्ता सेल है, कार्बन जिंक सेल, इसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो हमारा ऑप्शन ए है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका उपयोग हम लोग लेड एसिड बैटरी में करते हैं। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज निकिल कैडमियम सेल में किया जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है?
जो हमारे लिक्विड होते हैं इनमें विद्युत धारा प्रवाह कौन सा प्रवाह कहलाता है? तो पहला है ऊष्मीय, दूसरा है प्रकाशीय, तीसरा है चुंबकीय और चौथा है रासायनिक। जो हमारी लिक्विड होती है इनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? जो हमारी लेड एसिड बैटरी है ज़्यादातर हम लोग इसी बैटरी का उपयोग करते हैं। आप लोग देखे होंगे घरों में जो इन्वर्टर लगी होती है उसमें भी लेड एसिड बैटरी होता है। यहाँ तक कि वाहनों में जो बैटरी लगी होती है वो भी लेड एसिड बैटरी ही होता है। इसका जो ऋणात्मक प्लेट है वह किस मटेरियल का बनाया जाता है? तो इसका जो हम ऋणात्मक प्लेट है जिसे देखिए पहले नंबर पे है लेड ऑक्साइड, दूसरे पे स्पंज लेड, तीसरा है लेड पेरोक्साइड और चौथा है लेड सल्फेट। तो इसका जो धनात्मक प्लेट होता है वो लेड डाइऑक्साइड होता है और जो ऋणात्मक होता है वो स्पंज लेड होता है, यानी स्पंज सीसा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? धातु सतह के क्षरण को नियंत्रण हेतु कौन सी विधि उपयोग होती है? पहला ऑप्शन है एनोडिक सुरक्षा, दूसरा है कैथोडिक सुरक्षा, तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सुरक्षा और चौथा है स्थिर विद्युत सुरक्षा। तो हमारा जो कैथोडिक प्रोटेक्शन है यानी कैथोडिक सुरक्षा यही धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है। कैथोडिक प्रोटेक्शन यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला है डिजिटल घड़ियों में समांतर कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो जो हमारा डिजिटल घड़ियाँ होती हैं आप लोग देखे होंगे घरों में ऑफिसों में जो डिजिटल घड़ियाँ होती है जो सीधे डिजिट्स के माध्यम में टाइम बताती हैं उनमें ज़्यादातर मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह बहुत छोटा होता है और इसका उपयोग हम लोग इस प्रकार के डिवाइसों में कर सकते हैं और इनका जो वोल्टेज होता है वो लगभग 1.4 से लेकर 1.5 तक होता है। ऑप्शन सी पर मरकरी है, यही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? ठीक है, यानी कि जो हम लोग पैरेलल किसी बैटरी को जोड़ते हैं समांतर में उस परिपथ में किसी एक सेल को विपरीत ध्रुवता यानी कि अगर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में चेंज कर दें तो क्या प्रभाव होगा? तो देखिए दोस्तों जो हमारी जो बैटरी होती हैं उनमें दो ध्रुव होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। अगर इन्हें आपस में जोड़ दिया जाए यानी कि एक किसी दूसरे सेल के साथ विपरीत दिशा में तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी यानी लघुपथित हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ये बैटरी हमारी शॉर्ट हो जाएगी। अगर हम ऑप्शन पे चर्चा करें तो वोल्टेज शून्य हो जाएगा, ये प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा है ओपन सर्किट हो जाएगा यानी ये ओपन सर्किट भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा शॉर्ट सर्किट होगा जब हम पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ देंगे और निगेटिव को पॉजिटिव से। चौथा है कोई प्रभाव नहीं सामान्य रूप से काम करेगा, ये गलत है। अगला है बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या है? देखिए दोस्तों ये जो फाइन सेलेक्टर स्विच होता है इसका काम होता है धारा रेटिंग का चुनाव करना। ठीक है, जो हमारी जो करंट रेटिंग होती है बैटरी की फाइन सेलेक्टर स्विच इसी काम में आता है। तो ये ऑप्शन ए पर ही मिल गया, यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा?
जो हमारी सोलर बैटरी होती है उसमें ये पूछ रहा है कि तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। पहला ऑप्शन क्या है, तापमान में कोई प्रभाव नहीं होगा। तो देखिए सोलर सेल में तापमान के संबंध में अगर निर्गत शक्ति देखी जाए तो तापमान में कोई प्रभाव नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, तापमान में प्रभाव होता है। दूसरा है तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि, ऐसा भी नहीं होता, टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ता है लेकिन वृद्धि के साथ वृद्धि नहीं होती है। अगला है तापमान में वृद्धि के साथ कमी, ऐसा भी नहीं होता है, तापमान में कमी के साथ कमी। तो देखिए जो हमारी जो सोलर बैटरी होती है, जो सोलर यानी सौर ऊर्जा पे कार्य करती है, इसमें स्टार्टिंग में तापमान थोड़ा बहुत मायने रखता है लेकिन बाद में फिर तापमान में कमी के साथ कमी देखी जाती है। चाहे हमारा जो ऑप्शन है डी, यही ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। हाइड्रोमीटर ऑप्शन पे अगर हम चर्चा करें तो एयर क्षमता निर्धारित करने हेतु, बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु, बैटरी का निरावेशित स्तर निकालने हेतु, विद्युत अपघट का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। तो जो हमारा जो हाइड्रोमीटर होता है, तो जो लेड एसिड सेल में हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है, यानी इस स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने में यूज होता है। ये ऑप्शन डी पर है। हाइड्रोमीटर का कार्य बस इतना होता है कि वह बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी को निर्धारित करने में उपयोग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हमारा डी है यही सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। ये फैराडे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत अपघटन से 2 नियमों का प्रतिपादन किया था। अभी इसी प्रकार के एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, m बराबर ZIT। ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी पर उपलब्ध है। m का मतलब है द्रव्यमान, z का मतलब है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और I का मतलब है विद्युत धारा और t का मतलब है समय। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही है, m बराबर ZIT। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या उपयोग होता है। तो अभी मैंने बताया था कि इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। लेड एसिड सेल जिसका प्रयोग आप लोग घरों में, वाहनों में करते हैं, घरों में इन्वर्टर के रूप में आप लोग जिस सेल का उपयोग करते हैं वह लेड एसिड सेल ही होता है और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वह डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। तो देखिए इसमें जितनी भी सेलें लगी हुई हैं, जितनी भी सेल लगी हैं सब हैं 1.5 वोल्ट के और ये जुड़े हैं समांतर क्रम में। तो देखिए दोस्तों, समांतर क्रम में हम बैटरी कितने भी जोड़ लें, इनका जो निर्गत वोल्टेज होगा प्रत्येक सेल का मान अगर सेम ही है तो ये हमारा 1.5 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो सब, जैसे कि इसमें कितनी सेलें जुड़ी हुई हैं 1 2 3 4 5 6, अगर इन्हें हम सीरीज में जोड़ दें तो टोटल हमारा 9 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन ये समांतर में जुड़ा हुआ है इसलिए प्रत्येक सेल का वोल्टेज बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारा जो विद्युत धारा है इससे हम विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्राप्त कर पाएंगे। इसका ऑप्शन 1.5 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। अगला है
सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो जो हमारी लेड एसिड सेल है, जब इसको हम लोग चार्ज करते हैं तो इसके धनात्मक पर लेड पेरोक्साइड की परत जम जाती है और इसके ऋणात्मक प्लेट पर स्पंज लेड की परत होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे ध्यान देंगे। बैटरी के आवेशन के दौरान विंड प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? तो जो हमारी जब बैटरी चार्ज होती है तो इसमें कई प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं। उन गैसों को बाहर निकालने के लिए विंड प्लग को खोल दिया जाता है और यह हमारा ऑप्शन ए पर है, गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने के लिए। इसका एक काम और होता है दोस्तों कि जब बैटरी में हमारा जो जल है, पानी का जो स्तर कम हो जाता है तो इन्हीं वेंट प्लग को खोल के हम लोग इसमें पानी दोबारा भर सकते हैं। और जो हमारी बैटरी होती है, जब इन्हें चार्ज में लगाया जाए तो इसके वेंट प्लग को खोल दिया जाता है ताकि इसमें उत्पन्न गैस स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकल सके। हमारा ऑप्शन ए पर है और यही हमारा सही आंसर होगा। इसी प्रकार आप लोग को वीडियो मिलती रहेंगी, आप लोग इसे देखिएगा और पढ़िएगा।